तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 4 जनवरी की तारीख है, शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में ताकि आपका बेशकीमती वक़्त ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो अभी की इस खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे बड़ी बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर और जिस खबर को लेकर के बड़ी संख्या में जो लाभुक हैं वो इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, मैया सम्मान योजना को लेकर के। क्योंकि आपको दिसंबर महीने की राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है, लिहाज़ा सरकार ने यानी हेमंत सोरेन की सरकार ने 6 जनवरी को राजधानी रांची के नामकुम के खोजा टोली में जो है एक बड़ा राजकीय कार्यक्रम रखा है और उसी दिन जो है 2500 की बढ़ी हुई जो राशि है, वो राशि 57 लाख के करीब जो लाभुक है उनके खातों में पहुँच जाएगी। जी हाँ, ख़ास बात ये है कि इसी महीने यानी जनवरी में ही दूसरी जो किस्त है यानी जनवरी माह की जो किस्त है, वो भी 15 जनवरी तक पहुँच जाएगी। तो कुल मिलाकर जनवरी में लाभुकों को 5,000 रुपए की राशि जो है उनके खातों में दी जाएगी। इतनी बड़ी राशि देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाभुकों को चयन करने के बाद इतनी बड़ी राशि का इंतज़ाम करना सरकार के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन सरकार ने जो कमिटमेंट किया है उसे हर हाल में पूरा करना है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि 6 जनवरी को जो है पहली किश्त यानी कि दिसंबर की जो राशि है वो मिल जाएगी और दूसरी जो जनवरी की जो किश्त है वो 15 जनवरी तक मिल जाएगी। यानी कि जनवरी महीने में कुल 5,000 की राशि लाभुकों के खाते में प्राप्त होगी। लिहाज़ा उनके लिए खुशी का सबब है और सरकार इसे बढ़-चढ़ के पेश करना चाहती है कि सरकार ने जो वादा किया था, वो जो कमिटमेंट किया था उसे वो पूरा करने जा रही है। बहरहाल, अब बात अहम ये है कि जो सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो फॉर्म मैया सम्मान योजना के लिए भरे जाते थे, ऑनलाइन सबमिट किए जाते थे, उस सीएससी के साथ जो है सरकार ने, विभाग ने जो है समझौता खत्म कर दिया है। लिहाजा शहरी जो लाभुक बनना चाहते हैं, जो शहर के लोग हैं, जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वो सीईओ ऑफिस में जाकर के आवेदन कर सकते हैं, सर्कल ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं। और जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, जो इस योजना का लाभार्थी बनना चाहते हैं, उनको बीडीओ ऑफिस में जाना होगा। यानी सरकार अब जो कॉमन सर्विस सेंटर थी, वहाँ से करार खत्म होने के बाद सरकार ने इसे पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है और ज़ाहिर-सी बात है, अब सीईओ ऑफिस में जाकर के आवेदन करना होगा। वो कहीं न कहीं थोड़ा मुश्किल भी होगा, वहाँ भारी भीड़ भी जुटेगी, क्योंकि अलग-अलग कैफ़े में फ़ॉर्म भरना और आसानी के साथ फ़ॉर्म भरना सहल होता था, लेकिन अब सीईओ ऑफिस में फ़ॉर्म भरना कहीं न कहीं दुश्वार होगा, मुश्किल होगा, बहुत सारे लोग वंचित भी रह जाएँगे। वहाँ क्या कुछ प्रोविज़न किए जाते हैं, वहाँ किस तरह के इंतज़ामात किए जाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि लाभुक जो बनना चाहते हैं, उनको कितनी सहूलत होती है। लेकिन एक सतही नज़र से देखें तो ये कहीं न कहीं जो लोग हैं उनके जो आवेदन करते हैं उनके लिए परेशानी ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि उनको अब सीईओ ऑफ़िस ही जाना पड़ेगा, वहाँ लंबी कतार होगी, लाइनें होंगी, वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी वो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने अपनी व्यवस्था की है। अब देखना दिलचस्प होगा सरकार इसके लिए क्या कुछ और प्रोविज़न करती है ताकि आवेदनकर्ताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। ये दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है जनवरी माह में ही होने जा रहा है। कौन-कौन रेस में है, ये बात जो है आगे आने वाले दिनों में सामने आएगी। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो झारखंड की प्रदेश बीजेपी इकाई है, वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी क्योंकि संगठनात्मक चुनाव जो है बीजेपी का झारखंड में जो है, वो फरवरी में संपन्न होगा और जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, लिहाज़ा झारखंड प्रदेश के पदाधिकारी होंगे, वो इस चुनाव में शामिल नहीं होंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। कहीं न कहीं आपको पता है कि बाबूलाल को हटाकर नए प्रदेश का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष चयन होना है, उसके लिए फरवरी तक कोशिश की गई कि वो रास्ता निकल जाए और रघुवर दास को इसीलिए झारखंड लाया भी गया है वहाँ से जो उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और अब कहीं न वो झारखंड की राजनीति में जो है वो सक्रिय होने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से वो देखें तो वो अब अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हों। लिहाज़ा बाबूलाल मरांडी जो है वो चंद दिनों के मेहमान हैं। बहरहाल जब तक वो अध्यक्ष पद पर आसीन हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो किसानों का जो है प्रति क्विंटल जो धान की खरीद है, उसकी कीमत जो है वो 2400 तय की गई है, जबकि सरकार ने चुनाव के दौरान 3200 रुपए देने का वादा किया था। लिहाज़ा सरकार किसानों के साथ वादाखिलाफ़ी ना करे, सरकार किसानों के साथ छल ना करे, सरकार किसानों के साथ धोखा ना करे। बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर के कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन बात सिर्फ़ निशाना साधने की नहीं है, बीजेपी खुद इन दिनों संगठनात्मक दृष्टिकोण से बेहद मुश्किल दौर से गुज़र रही है। बीजेपी ने अब तक अपने लिए नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है, सचेतक का चयन नहीं किया है, उप सचेतक का चयन नहीं किया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये कहीं न कहीं संगठनात्मक दृष्टिकोण से वो बताता है कि बीजेपी कितनी उलझी हुई नज़र आ रही है। बहरहाल, क्योंकि अभी
संगठनात्मक चुनाव का दौर शुरू होगा, सदस्यता अभियान अभी चल रहा है और फरवरी तक ये संपन्न होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर रघुवर दास आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनके हाथ में सारी बागडोर होगी और वो क्या कुछ करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से बीजेपी फिलहाल सदमे में है, उभर नहीं पाई है। बहरहाल दूसरी खबरों का रुख करते हैं। आपको पता है कि झारखंड के बच्चों को यानी कि 1 टू 5 और 6 टू 8 के बच्चों को जो है टीआरएल यानी ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई कराने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है और ये समिति वेस्ट बंगाल जा करके वहाँ पर अध्ययन करेगी और झारखंड में उसे लागू करने की कोशिश होगी ताकि झारखंड के बच्चों को झारखंड की भाषा को पढ़ाया जा सके। हालांकि ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन देर सही सही सरकार ने एक सही कदम उठाया है और इसका कितना असर होता है वो देखना दिलचस्प होगा। इस बीच मौसम की जहाँ तक बात करें तो झारखंड में मौसम जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कांके का तापमान जो है 3 डिग्री के आसपास चला गया है और हालांकि बादल छाने की वजह से थोड़ी मौसम थोड़ा ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जैसे ही बादल ये फटेंगे उसके बाद फिर से ये जो सर्दी का सितम है वो शुरू हो जाएगा और दिल्ली में ये कहा गया है इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कि वहाँ पर कई जो फ्लाइट है वो लेट चल रहे हैं, कई को फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है, तो ऐसी नौबत उत्पन्न हो गई है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से मैदानी इलाकों में जो है कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया है, एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो खासकर सोशल मीडिया को लेकर के और बच्चों के इस्तेमाल करने को लेकर के उसमें कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, लोगों से सुझाव माँगे गए हैं और ये कहा गया कि 18 साल से कम जो बच्चे होंगे जो सोशल मीडिया में अकाउंट्स बनाएँगे उसके लिए पेरेंट्स की सहमति ज़रूरी है। पेरेंट्स के सहमति के बाद ही ये अकाउंट्स बन सकते हैं, साथ ही डेटा संरक्षण उसके सुरक्षा को लेकर के भी इसमें प्रोविज़न किए गए हैं और ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में लाया गया है। लोगों से इस पर कहीं न कहीं राय-मशवरा माँग किया जा रहा है और उसके बाद इसको फाइनल ड्राफ्ट के तौर पर जो है पेश किया जाएगा। बहरहाल कहीं न कहीं ये ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर के एक प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए और उस पर सरकार की निगरानी भी बेहद ज़रूरी है। जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी में के एक केंद्र बापू सभागार में जो परीक्षा हुई थी, उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आज परीक्षा हो रही है। कुल 22 केंद्र बनाए गए हैं, करीबन 12,000 परीक्षार्थी हैं। 9:30 से जो है एंट्री शुरू होगी, 11 बजे तक एंट्री चलेगी, 12 से लेकर के 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। चाक चौबंद परीक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा होने जा रही है। कब छात्र जो है इस परीक्षा को रद्द करने की माँग कर रहे हैं, जबकि बीपीएससी जो है परीक्षा को रद्द नहीं करके बल्कि एक परीक्षा में जो कथित तौर पर धांधली हुई है, उसके आधार पर वहाँ पर दोबारा परीक्षा करा रही है। तो बिहार में बीपीएससी को लेकर के कहीं न कहीं माहौल जो है बेहद टेंस नज़र आता है। भोपाल से एक महत्वपूर्ण खबर है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने को लेकर के वहाँ पर लोगों में खासी नाराज़गी है और इसको लेकर के कल 2 लोगों ने 2 कारोबारियों ने खुद को आत्मदाह कर लिया, खुद को जला लिया। बाद में मोहन यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि सिर्फ़ अभी कचरा लाया गया है, उसे जलाया नहीं जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है यूनियन कार्बाइड का मसला अब तक सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।